हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस कुमार और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं परसेंटेज यील्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है परसेंटेज यील्ड। ठीक है, परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला जो होता है एक्चुअल एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इनटू 100। परसेंटेज है ना। देखिए, थोड़ा सा हम डेली लाइफ से हम परसेंटेज यील्ड को जोड़ते हैं। जैसे कि मेरे घर के बगल में शादी है, ठीक है, और शादी है तो रसगुल्ले के नाम से मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। तो मैंने सोचा कि आज मैं रसगुल्ले दबा कर खाऊंगा, रसगुल्ले पेट भर खाऊंगा। तो आज मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि मैं आज 20 रसगुल्ले खाऊंगा, 20 रसगुल्ले खाऊंगा। लेकिन जब मैं शादी में गया, जब एक खाया, दो खाया, तीन खाया, चार खाया, हार्डली बहुत 10 तक थक गया खाते खाते। ठीक है, तो मैं ये शादी में ये गया था ये सोच के कि मैं आज 20 रसगुल्ले खाऊंगा, लेकिन वहां गया तो 10 ही खा पाया। ठीक है, तो मैं वहां जाने से पहले ये कैलकुलेट कर लिया था कि मैं 20 खाने वाला हूँ, लेकिन नहीं खा पाया, 10 ही खा पाया। मतलब कि जो एक्चुअल में जो रसगुल्ला मैं खाया 10 ही खा पाया, लेकिन मैं कैलकुलेट किया था शादी में जाने से पहले कि मैं 20 खा पाऊंगा। तो हमारा जो कैलकुलेटेड अमाउंट हो जाएगा रसगुल्ला का वो 20 था, मतलब इतना हम खाने वाले थे लेकिन नहीं खा पाए। एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 10, इतना हम खाएं। तो आइए हम सवाल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। सवाल के थ्रू थोड़ा हम लोग कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, if 1 mole of HCl react with 1 mole of NaOH, sodium hydroxide, to give 50 gram of NaCl, to give 50 gram of NaCl, then calculate the percentage yield of सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, तो हमें परसेंटेज यील्ड निकालना है सोडियम क्लोराइड का। एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो सवाल में जो NaCl का जो दिया हुआ है अमाउंट, मैंने मतलब कि यहाँ पे जब HCl का 1 मोल NaOH के 1 मोल के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें NaCl का 50 ग्राम मिला। तो ये हमारा दिया है, तो ये सवाल में वो एक्चुअल अमाउंट होता है। अब कैलकुलेट जब करते हैं तो NaCl कितना अमाउंट आता है, देखिए। तो यहाँ पे HCl है, HCl का रिएक्शन हो रहा है NaOH के साथ। ठीक है, रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा, एसिड है और ये बेस है। तो जब भी एसिड बेस रिएक्शन होता है तो कौन क्या बनता है प्रोडक्ट, साल्ट प्लस वाटर बनता है, तो NaCl प्लस H2O बनेगा। ठीक है, अब देखना है कि हमारा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। इक्वेशन हमारा बैलेंस है। ठीक है, देख लीजिए, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, सोडियम इधर भी एक, इधर भी सोडियम एक है, ऑक्सीजन इधर भी एक है, ऑक्सीजन इधर भी एक है। इक्वेशन बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता हूं। तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करता है तो इसका 1 मोल बनता है, इसका 1 मोल बनता है। ठीक है, इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करता है तो इसका 1 मोल बनता है और इसका भी 1 ही मोल बनता है। ठीक है, सवाल में दोनों का क्या अमाउंट दिया हुआ है, सवाल में वही सेम दिया हुआ है, 1 ही मोल दिया हुआ है। इसके 1 तो वही सेम हो जाएगा, इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका 1 ही मोल बनेगा। अब बात यह है कि यहाँ तो हमें 50 ग्राम मिल रहा है एक्चुअली अमाउंट जो NaCl का, लेकिन हमारा कैलकुलेटेड अमाउंट कितना निकला इसका मिला। तो NaCl का कैलकुलेटेड अमाउंट निकालते हैं बेट। अब NaCl का 1 मोल है तो 1 मोल में NaCl का कितना अमाउंट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू वेट ऑफ NaCl
अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl 1 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हम वेट ऑफ NaCl इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl। तो फाइनली हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितना आया था, 1 मोल था, तो ये 1 मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl कितना आता है। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं पता है ना, ये सब तो बेसिक है। तो सोडियम है, क्लोराइड है, तो दोनों का एटॉमिक मास का सम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl आ जाएगा। तो ये दोनों, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है ना। तो सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है एटॉमिक वेट 35.5 होता है। तो लगभग दोनों को ऐड करेंगे तो 538 और हाँ 58 पॉइंट समथिंग आएगा, 58.5 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 58.5 क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, जो हमारा कैलकुलेटेड अमाउंट होगा NaCl का 58.5 हो गया, ठीक है, ग्राम। अब देखिए यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं, सर हमें ये नहीं समझ में आता है कि कौन एक्चुअल अमाउंट होगा, कौन कैलकुलेटेड अमाउंट होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं बताया था कि जो सवाल में जो प्रोडक्ट का जो अमाउंट दिया हुआ है वो एक्चुअल अमाउंट होता है। अब यहाँ पे NaCl का हमने कैलकुलेट करके अमाउंट निकाला, तो ये कैलकुलेटेड अमाउंट हो गया। तो कैलकुलेटेड अमाउंट कितना हो गया, 58.5, 50 ग्राम ही हो गया, ये जो दिया हुआ सवाल में एक्चुअल अमाउंट हो। मतलब कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कितना बनेगा, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन से कुछ और ही बन गया 50 ग्राम। मतलब कुछ बीच में हुआ होगा जो या तो डिकम्पोज नहीं हुआ होगा या तो अच्छी तरह से ये दोनों रिएक्शन नहीं किया होगा, इसलिए यहाँ पे 58.5 ग्राम बनने के अलावा बन गया 50 ग्राम। तो ये हमारा परसेंटेज यील्ड कितना हो जाएगा, तो 50 परसेंटेज यील्ड ऑफ NaCl कितना आ जाएगा बाबू, कितना है, 50 ग्राम हमारा कैलकुलेट एक्चुअल अमाउंट है ना, तो ऊपर में 50 ग्राम लिखेंगे अपॉन 58.5 इंटू 100। अब इतना तो आपको मैथमेटिक्स आती होंगी, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप कॉपी कीजिए। हाँ, ये 2 सवाल है, ठीक है। सब वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। जैसे कि फर्स्ट नंबर सवाल क्या बोला, पहला नंबर सवाल बोला है कि हमने 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिया, जिसको मैंने हीट किया, डिकम्पोज किया, तो 80 ग्राम CO2 मिलता है, ठीक है। तो पूछा है परसेंटेज यील्ड ऑफ यहाँ पे सॉरी CO2 होगा, ठीक है, परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2 पूछा है। अच्छा बताना, यहाँ पे CO2 जब इसको डिकम्पोज किए तो CO2 बना, तो ये CO2 का एक्चुअल अमाउंट 80 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 का सोल्यूशन, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट ऑफ CO2 क्या दिया हुआ है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ CO2 दिया हुआ है, CO2 क्या दिया हुआ है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ CO2 80 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का कितना सैंपल है, वेट ऑफ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 200 ग्राम है। जब 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें 80 ग्राम CO2 मिलता है, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं कि CO2 कितना मिलता है, वो हो जाएगा हमारा CO2 का कैलकुलेटेड अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा। हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूं, जैसे ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट है, ठीक है। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन आ गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इनका कार्बोनेट्स डिकम्पोज इजिली नहीं करता, मतलब आप हीट करिएगा तो डिकम्पोज नहीं करेंगे। लेकिन ग्रुप नंबर 2 का जो एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ये इनका कार्बोनेट्स इजिली डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। और जो ग्रुप नंबर 3 के जो है, जैसे ग्रुप नंबर 3 में कौन कौन आ गए, ग्रुप 3 में नहीं, पीरियड 3 के जो एलिमेंट है,
जैसे हो गया पीरियड 3 में आयरन, जिंक हो गया, कॉपर, निकल हो गया, इनका भी कार्बोनेट्स इजिली डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये तो मैं बता चुका था, मैं आपको भी फिर से बता देता हूँ। ठीक है, कार्बोनेट्स कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है, जैसे हो गया आर नॉट इजिली डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ठीक है, जैसे हो गया लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, इनका कार्बोनेट्स डिकम्पोज नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, एक और कार्बोनेट्स ऑफ जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 के बोलते हैं हम लोग अल्कैली मेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो अल्कैली मेटल्स का जो कार्बोनेट्स है वो डिकम्पोज नहीं करता है। और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनका कार्बोनेट्स डिकम्पोज नहीं करता है, यानी सॉरी डिकम्पोज करता है, आर इजली डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ठीक है, और डिकम्पोज करने के बाद देता क्या है, जैसे यहां पे हमारा मेटल कार्बोनेट से ग्रुप 2 का, ठीक है, मेटल कार्बोनेट से ग्रुप 2 का, चलिए थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो ये हमारा मेटल कार्बोनेट है, अब ये मेटल कार्बोनेट्स ग्रुप 2 का है, तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का ही कार्बोनेट्स जिसको जिसको हम डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या देता है, ये देता है मेटल ऑक्साइड। क्या देता है, मेटल ऑक्साइड देता है, मेटालिक ऑक्साइड बोलो। ठीक है, क्या देता है, मेटालिक ऑक्साइड देता है, मेटालिक ऑक्साइड प्लस CO2, साथ में CO2 गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो ये देखो कैल्शियम किस में आ गया, तो ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ग्रुप 2 में हमारा आ गया, ग्रुप 2 में देखिए कौन कौन सा आता है, तो ग्रुप 2 में एलिमेंट हो गया हमारा बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंटियम हो गया। ठीक है, ये सारे एलिमेंट क्या है, ग्रुप 2 के एलिमेंट है। पोटेशियम हो गया, ठीक है, क्या आ गया, नहीं पोटेशियम नहीं, सॉरी पोटेशियम नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनका कार्बोनेट्स इजिली डिकम्पोज जाता है। फिर एक और है हमारा, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, इनका भी कार्बोनेट्स क्या करता है, इजिली डिकम्पोज कर जाता है, इनका भी कार्बोनेट्स इजिली डिकम्पोज करता है, और क्या देता है, मेटालिक ऑक्साइड प्लस CO2। क्या देता है, मेटालिक ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, कार्बोनेट्स ऑफ जिंक हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, आयरन हो गया, आर इजिली डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ठीक है, और क्या देगा, मेटालिक ऑक्साइड और CO2 देगा। ठीक है, ये था हमारा। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका डिकम्पोजिशन हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड बना, CO2 बना। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब इसका एक मोल डिकम्पोज करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल बनता है और CO2 का 1 मोल बनता है। ठीक है, लेकिन हमें कैल्शियम कार्बोनेट का कितना अमाउंट दिया हुआ है सवाल में, हम कितना डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का 200 ग्राम डिकम्पोजिशन करते हैं। तो एक्चुअली में तो कैल्शियम कार्बोनेट का 200 ग्राम डिकम्पोज करते हैं तो 80 ग्राम ही हमें CO2 मिलता है, लेकिन कैलकुलेट करते तो कितना मिलता है देखते हैं। तो इसका 200 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, जो यहाँ पे वेट दिया रहेगा ना उसको हम मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे मोल्स में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, आसान होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, 200 ग्राम दिया हुआ है वेट, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 100 होता है, 2 हो गया। तो इसका 1 मोल में इसका 1 बनता है, इसका 1 बनता है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब है, इसका 1 से इसका 1 बनता है, 1 मोल बनता है।
तो 2 से कितना बनेगा, 2 से इसका 2 मोल बनेगा। अब CO2 का 2 मोल में कितना अमाउंट है, ठीक है, तब तो इसका अमाउंट पता चलेगा। तो यहाँ पे वेट ऑफ CO2 निकाल लेंगे, तो मोल्स ऑफ CO2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल कितना है 2 है, और इसका CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44 होता है, तो 88 ग्राम आया। तो अच्छा खासा फासला है, हाँ 8 ग्राम का अंतर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया कैलकुलेटेड अमाउंट हो गया। ये क्या हो गया हमारा, कैलकुलेटेड अमाउंट हो गया, कैलकुलेटेड अमाउंट हो गया। तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू 100 परसेंटेज है ना, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल अमाउंट कितना आया, एक्चुअल अमाउंट 80 ग्राम है, कैलकुलेटेड अमाउंट 88 ग्राम आया। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 हमारा है 3। यहाँ पे हम 2 सवाल दिए थे, जिसमें पहला नंबर सवाल, ये फर्स्ट नंबर सवाल का सोल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया, नोट कीजिए। एक्चुअल अमाउंट आपको सवाल में दिया रहेगा, ठीक है। कैलकुलेटेड अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा, नाम में है कि कैलकुलेटेड मतलब आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। हो गया, हो गया। सवाल नंबर 2 देखते हैं। हाँ, अब सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है, वही सवाल है, सेम सवाल है। यहां पे क्या हो रहा है कि जब हम 73 ग्राम HCl को 100 ग्राम NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें NaCl का 70 ग्राम मिलता है। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ NaCl कितना हो जाएगा। अब ये जो NaCl एक प्रोडक्ट है, अब इसका जो अमाउंट कितना मिला 70 ग्राम, तो ये क्या हो गया, एक्चुअल अमाउंट हो गया, एक्चुअल अमाउंट ऑफ NaCl कितना है 70 ग्राम होता है, ठीक है। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज यील्ड इक्वल टू होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कैलकुलेटेड अमाउंट, ठीक है, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू 100। एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट तो पता चल गया 70 ग्राम, अब निकालना है हमें कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। अब क्या क्या रिएक्शन दिया है, क्या क्या अमाउंट को मिलाकर रिएक्शन कराया जा रहा है, कितना कितना अमाउंट को, तो 73 ग्राम आपका HCl है और 100 ग्राम NaOH दोनों को मिलाया जा रहा है, रिएक्शन करवाया जा रहा है। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, HCl है और आपका NaOH है, और हम जान रहे हैं ये एसिड है, ये बेस है, रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, NaCl प्लस क्या बनेगा H2O बनेगा, ठीक है। तो इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्शन करता है, इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है, इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्शन करता है तो इसका एक मोल बनता है, इसका एक मोल बनता है, ठीक है। अब सवाल में जो है ना, मेरा बस सिर्फ मतलब है NaCl का कैलकुलेटेड अमाउंट पर। अब NaCl का कैलकुलेटेड अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, NaCl का कैलकुलेटेड अमाउंट कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ पे HCl NaOH को मिलाया जा रहा है और दोनों का अमाउंट दिया हुआ है, 73 ग्राम इसका भी दिया हुआ है, देखो 73 ग्राम दिया हुआ है और ये भी 100 ग्राम दिया हुआ है। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, अब तुमको बताए थे कि जब दो चीज को मिलाया जाए, ठीक है, अब दोनों का अमाउंट दिया रहा है, मतलब कि अगर हम रिएक्टेंट हमारे पास दो है, यहाँ पे दो ही रिएक्टेंट है, दोनों कंबाइन कर रहे हैं, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक NaCl बन रहा है, एक H2O निकल रहा है, रिलीज हो रहा है। तो अगर दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दिया रहा है तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट अराइज होता है, क्योंकि अभी दोनों में से
वही जो एलआर रहेगा वही डिसाइड करेगा कि हमारा NaCl का कैलकुलेटेड अमाउंट क्या बनेगा। ठीक है, जो दोनों में एलआर होगा विच डिसाइड द व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ NaCl आर फॉर्म्ड। ठीक है, इसका जो कैलकुलेटेड अमाउंट है ये कौन डिसाइड करेगा, ये दोनों में जो एलआर होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट राइज हुआ। अगर ये दोनों में, अगर मान लो दोनों रिएक्ट कर रहा है, किसी एक का अमाउंट दिया रहता तो जो जिसका अमाउंट दिया रहता उसी से हम इसका एलआर, इसका अमाउंट डिसाइड कर ले, लेकिन यहाँ पे दोनों का अमाउंट है तो हम ये नहीं बता सकते कि ये डिसाइड करे ये डिसाइड करे, इसके लिए हमें एलआर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एलआर पहले निकाल लेते हैं एलआर। अब एलआर निकालने के लिए हम तुमको एक ट्रिक बताए थे। ट्रिक क्या था हमारा, ट्रिक्स फॉर फाइंडिंग एलआर, ट्रिक्स फॉर फाइंडिंग एलआर। क्या था ट्रिक, दोनों रिएक्टेंट में से जिस रिएक्टेंट का मोल्स बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू रेशियो अगर छोटा आएगा वही एलआर हो जाएगा, अब सवाल है सर ये दोनों का तो मोल पता नहीं है, मोल निकाल लेंगे, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 73 ग्राम में HCl का कितना मोल हो जाएगा, 100 ग्राम में NaOH का कितना मोल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ HCl कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है 73 ग्राम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 36.5 जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लोरीन का होता है 35.5 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, +1 36.5 हो गया इंटू 2, तो HCl का 2 मोल आया। अब आते हैं हम लोग NaOH पे, तो NaOH का कितना मोल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, सॉरी NaOH, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वेट बाई, वेट कितना है NaOH का, वेट 100 ग्राम है, और NaOH का होता है मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, 2 2 4 2 5 10, मतलब 2.5 इसका मोल आएगा। ठीक है, इसका 2.5 मोल है, इसका 2 मोल है। देखने से ही पता चल रहा है कि किसका आने वाला है मोल्स बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू रेशियो किसका छोटा आने वाला है। इसका अगर आप निकालते हैं आप मोल्स बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो, तो मोल इसका 2 है। अब स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट HCl के बगल में जो है ना लिखा हुआ वही होता है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसका हो गया मोल्स बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना गया, 2 आ गया यहाँ पे। इसका, तो इसका कितना मोल आ रहा है 2.5 आ गया बाई 1, इसका भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, बगल में जो लिखा हुआ है, तो 2.5। अभी दोनों में छोटा कौन है, ये छोटा है, तो ये हमारा HCl क्या हो गया, HCl हमारा हो गया एलआर हो गया, HCl क्या हो गया, एलआर हो गया। अब ये डिसाइड करेगा कि NaCl का कितना कैलकुलेटेड अमाउंट बनेगा। तो भाई जब इसका एक स्टार्टिंग में HCl का 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करता है तो इसका 1 मोल बनता है, मतलब इसके 1 से इसके 1 बन रहा है, इस पर जाना ही नहीं है, HCl का 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है। तो HCl का कितना मोल है, HCl का 2 मोल है ना, क्योंकि एलआर यही है, यही डिसाइड करेगा इसका कितना अमाउंट बनेगा। ठीक है, तो हम जान रहे हैं यहाँ पे, क्या जान रहे हैं कि HCl का 1 मोल से, HCl का 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, 1 मोल से 1 मोल ऑफ NaCl फॉर्म। ठीक है, तो HCl कितना मोल है, HCl कितना मोल निकाले थे हम, 2 मोल निकाले थे ना, 2 मोल, तो 2 मोल से कितना बनेगा, इसलिए 2 मोल से इसका भी 2 मोल बनेगा, लेकिन हमें मोल से थोड़ी मतलब है, अमाउंट इसका कितना होगा 2 मोल में, तो 2 मोल में इसका अमाउंट कितना होगा, तो वेट ऑफ NaCl इज इक्वल टू हो जाएगा मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल 2 है, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है 58.5, पीछे वाले क्वेश्चन में निकाले थे, तो कितना आ जाएगा 117 ग्राम आ जाएगा। एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है दिया हुआ था सवाल में 70 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेटेड अमाउंट कितना है 117 है इंटू 100, ये आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है,
अब देखिए, अभी तक जो हम परसेंटेज यील्ड पर जो सवाल किए थे, ये टाइप 1 का सवाल था, ठीक है। इस परसेंटेज यील्ड टॉपिक पे 3 टाइप के सवाल आते हैं, जिसमें से हम पहला टाइप का सवाल कर चुके हैं। टाइप 1 में क्या क्या रहता है? टाइप 1 में हमें परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी पड़ती है। अमाउंट दिया रहता है सवाल में, अमाउंट दिया है ना, 73 ग्राम HCl, ठीक है, अमाउंट दिया रहता है, परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये परसेंटेज यील्ड के ऊपर टाइप 1 का सवाल हो गया। टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में आपको परसेंटेज यील्ड दिया रहेगा, परसेंटेज यील्ड दिया रहेगा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दिया रहेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। टाइप 3 में क्या होता है? परसेंटेज यील्ड दिया रहता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दिया रहता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट निकालना पड़ता है, ठीक है। इसको पहले आप कॉपी कीजिए, हम आते हैं उस पर। हाँ देखिए, टाइप 1 तो हो गया था। टाइप 1 में अभी अभी जस्ट हमने किया 3 सवाल, जिसमें से तुमको अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दिया रहेगा और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गिवन होती है। क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? तो परसेंटेज यील्ड आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, जो कि मैंने अभी कैलकुलेट किया, ठीक है। अब टाइप 2 के सवालों में तुमको परसेंटेज यील्ड दिया रहेगा, परसेंटेज यील्ड गिवन रहेगी, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आपको दिया रहता है, ठीक है। टाइप 2 के सवालों में परसेंटेज यील्ड गिवन होता है और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट भी दिया रहता है। तो क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है, कैलकुलेट कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये कैलकुलेट करना पड़ता है। रिएक्टेंट का अमाउंट दिया रहता है टाइप 2 के सवालों में, परसेंटेज यील्ड गिवन होती है, ठीक है। टाइप 3 के सवालों में परसेंटेज यील्ड गिवन होती है, इसमें भी परसेंटेज यील्ड गिवन होती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गिवन होती है, इसमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? तो कैलकुलेट कैलकुलेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, इसमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये टाइप 2 के ऊपर 2 सवाल मैं लेके आया हूं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे सवाल नंबर 1, हाँ, ये सवाल देख के आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसा रिएक्शन है, सर ये लेटर्स में रिएक्शन कैसा है, दिमाग घूम गया होगा, है ना, ये कैसा रिएक्शन है। देखो, इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग सिक्वेंशियल रिएक्शन, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग सिक्वेंशियल रिएक्शन। सिक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि ए प्रोडक्ट है, सॉरी ए रिएक्टेंट है, इसका डिकम्पोजिशन हुआ तो बी का 2 मोल बना, ये बी हमारा ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। अब ये सिक्वेंशियल रिएक्शन इसको हम इसलिए बोल रहे हैं कि ए से बी बना, ठीक है। अब बी का जो अमाउंट होता है वही अमाउंट रिएक्टेंट में शिफ्ट हो जाता है, मतलब बी का जो अमाउंट हुआ, बी अगले नेक्स्ट स्टेप के लिए रिएक्टेंट का काम करता है। जैसे ए रिएक्टेंट है, ए से बी बना, बी हमारा प्रोडक्ट है, अब यही बी नेक्स्ट स्टेप के लिए रिएक्टेंट का काम करता है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए रिएक्टेंट का काम करता है। अब बी से क्या बनेगा? सी, फिर ये सी प्रोडक्ट का अमाउंट बना, फिर यही सी नेक्स्ट स्टेप के लिए रिएक्टेंट का काम करता है, ठीक है। मतलब इसका जो अमाउंट बना होगा इस सी प्रोडक्ट का, वो अमाउंट रिएक्टेंट का अमाउंट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, इसलिए इसको हम सिक्वेंशियल रिएक्शन कर बोलते हैं, ठीक है। मतलब ए से ये बी से बना, बी, फिर बी आगे होगा डिकम्पोज, फिर बी से सी बनेगा, फिर सी आगे डिकम्पोज होगा, फिर सी से डी बनेगा, ठीक है। मतलब ऐसे रिएक्शन प्रोसीड करते चलेगा, ठीक है। तो सवाल को बनाते हैं। हाँ, अब यहाँ पे जैसा कि हमने बोला कि टाइप 2 के सवालों में परसेंटेज यील्ड गिवन होगी, गिवन है, देखो ये 90%, 80%, 90% परसेंटेज यील्ड होता है। ये क्या है? ये आपको सिक्वेंशियल रिएक्शन, ये मैंने रिएक्शन का बताया टाइप, ये आपका परसेंटेज यील्ड गिवन है, ठीक है। ये क्या है? परसेंटेज यील्ड गिवन है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये क्या है आपका? परसेंटेज यील्ड है, ठीक है। ये तीनों क्या है? परसेंटेज यील्ड है। ये 90%, 80%, 90% क्या है? परसेंटेज यील्ड है। तो परसेंटेज यील्ड गिवन है, हाँ सर गिवन है। और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट भी दिया रहता है, हाँ दिया है। देखो ए का अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है, ये ए क्या रिएक्टेंट, इसका अमाउंट दिया हुआ है। क्या कैलकुलेट अमाउंट करनी पड़ती है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो डी क्या है? फाइनल हमारा प्रोडक्ट है, तो इसका अमाउंट हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आया? तो इसका निकालते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे, अब ए का 1 मोल, इसके देख क्या देखें, इसको 2 मोल गिवन है ना, लेकिन ए का 1 मोल डिकम्पोज करता है तो बी का 2 मोल बनता है।
ए का 1 मोल डिकम्पोज करता है तो बी का 2 मोल बनता है, इसका 1 से इसका 2 बना, तो इसके 2 से कितना बनेगा, इसके 2 से कितना इंटू 2, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में बी का 4 मोल यहाँ तो बना है, ये एक्चुअल नहीं है, मतलब 4 मोल तुमको लग रहा है कि 4 मोल यहाँ पे बना है, लेकिन एक्चुअली में 4 मोल बना नहीं है, इसका 90% ही ये बना है, मतलब परसेंटेज कितना 90%, मतलब इसका 90% ही बन पाया है। तो 4 मोल का 90% क्या होगा, तो क्या करना है तुमको, 90 को 100 से डिवाइड करना, 0.9 आएगा। अब इसको 0.9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। फिर यहाँ पे बी का 3 मोल बना, फिर जैसा कि मैंने बोला कि ये बी जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए रिएक्टेंट का काम करता है, तो बी का जो अमाउंट है वो नेक्स्ट स्टेप पे रिएक्टेंट का अमाउंट हो जाता है। तो कितना अमाउंट है, 4 टू द 4, 4 इंटू 0.9। तो बी का 3 मोल डिकम्पोज किया तो सी का 1 मोल बनता है, इसका 3 से इसका 1 बना, तो बी का 1 से कितना बनेगा, 1/3 बनेगा, तो इतना से कितना बनेगा, इंटू 4 इंटू 0.9। लेकिन एक्चुअली में इतना बना नहीं है, इसका 80% ही बना है, परसेंटेज 80% है, इल्ड का मतलब क्या होता है, बनना। तो इसका 80%, इसका 80% क्या होगा, इसको 0.8 से आप डिवाइड कीजिए, परसेंटेज तो आता ही होगा, इतना तो हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अगर जिन लोगों को नहीं आ रहा है तो लो 90 क्या करना है, 80% है, 80 को 100 से डिवाइड करना, 0.8 आएगा, 0.8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मैं आपको ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टाइप 2 के ऊपर, इसमें ट्रिक्स बता दूंगा, ठीक है। फिर ये वाला जो सी का जो सी अमाउंट है, सी प्रोडक्ट है, सी का जो अमाउंट बना यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो सी का जो अमाउंट बना है, सी का जो अमाउंट बना है, सी का जो अमाउंट बना है, ये नेक्स्ट स्टेप में ये रिएक्टेंट का अमाउंट हो जाएगा, मतलब ये रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। अब इसका अमाउंट कितना बना था, 1/3 इंटू 4 इंटू 0.9 इंटू 0.8, ठीक है। अब सी का 2 मोल डिकम्पोज करता है तो डी का 1 मोल बनता है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट डी है ना, तो डी का 1 मोल बनता है, इसका 2 से इसका 1 बना, तो इसके 1 से 1/2 बनेगा, तो इतना से कितना बनेगा, 1/2 इंटू 1/3 इंटू 4 इंटू 0.9 इंटू 0.8। लेकिन 90% इल्ड है, तो 90% इल्ड है, तो इसका 90% निकालेंगे, तो इसका 90% निकालोगे तो एक काम करो, 90 को 100 से डिवाइड कर दो तो 0.9 आएगा, तो यहाँ पे 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आ जाएगा डी का नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ये मोल आया, ठीक है। लेकिन अगर डी का अमाउंट बोल दिया तो, मास बोल दिया तो, मास व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डी, तो इसका आपको एटॉमिक मास प्रोवाइड किया जाएगा। तो मोल दिया पता है, तो वेट अगर पूछेगा डी का, तो वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ डी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू इसका अमाउंट एटॉमिक मास, ठीक है। तो आते हैं एक ट्रिक से सवाल करते हैं, ठीक है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, ये एक्चुअल तरीका है, ठीक है। अब ट्रिक भी जो है ना, ट्रिक जो है मतलब सारे सवालों पे काम करेगा, मतलब ट्रिक जो ऐसा नहीं समझो कि ट्रिक जो है लिमिटेड सवालों के लिए, ठीक है। ये एक्चुअल तरीका मैं बता दिया, ट्रिक भी सारे सवाल पे काम करेगा, जितने सारे सिक्वेंशियल तरीका है सारे सवालों पे। आइए ट्रिक जानते हैं, ट्रिक्स क्या है। हाँ, ए का यहाँ पे गिवन हमने नहीं दिया है, यहाँ पे डी फाइंड आउट करना है, फाइंड ये हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी फाइंड करना है, और इसका अमाउंट दिया हुआ है 3 मोल गिवन है, ठीक है, 3 मोल गिवन है, ये 3 मोल ए का गिवन है, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, ट्रिक जो है ना सीधे यहाँ पे आना है, ये प्रोडक्ट जो जो बना है ना, यहाँ पे बी बना है प्रोडक्ट, सी बना है, डी बना है, तो यहाँ पे सीधे आना है। अब देखना है बी जो प्रोडक्ट है इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, ये इसके बगल में 1 है ना, इसके बगल में, तो 1 ये लिख लेना है, ठीक है। ए का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 है ना, तो यहाँ पे बटा में नीचे 2 कर देना है, ठीक है। अब ए का अमाउंट कितना गिवन है, 3 मोल है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ पे 90% यील्ड है, तो 90 को 100 से डिवाइड कर देना, जो आएगा उतना से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे आएगा हमारा 0.9, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, बी के जो बगल में जितना स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको लिख लेना है, ए का जो यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1 के नीचे ले आना है 2, ए का जितना अमाउंट होगा उतना से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है, यहाँ पे जो परसेंटेज यील्ड है इसको 100 से डिवाइड कर देना है और उतना से यहाँ पे पूरे में मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर जैसा कि मैं बताया था ये सिक्वेंशियल रिएक्शन है, इसका जो अमाउंट बना है
ये नेक्स्ट स्टेप में इस रिएक्टेंट का अमाउंट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो कितना हो जाएगा इसका 1/2 इंटू 3 इंटू 0.9। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो फिर से सी पे आ जाना है। जैसे कि मैं बताया सबसे पहले बी, मतलब हमें आना है बी पर ही सी पर, मतलब हमें प्रोडक्ट की साइड ही आना है ट्रिक्स में। अब सी का कितना है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, 3 लिख लेना है यहाँ पे। बी का कितना है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो 3 के नीचे ले आना है। बी का कितना अमाउंट है, इतना है, तो उतना से मल्टीप्लाई कर लेना है 1/2 इंटू 3 इंटू 0.9। ठीक है, 80% परसेंटेज यील्ड है, तो इसको आप 100 से डिवाइड कीजिएगा, जितना आएगा उतने से ही पूरे में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 0.8। फिर ये क्या होगा, ये प्रोडक्ट का जो अमाउंट बना नेक्स्ट स्टेप में रिएक्टेंट का अमाउंट हो जाता है, तो ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो कितना बनेगा, तो इसका अमाउंट कितना आ गया 3/2 इंटू 1/2 इंटू 3 इंटू 0.9 इंटू 0.8। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये निकालना है हमें। तो डी पे आ जाना है। डी का कितना है, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेना है। सी का कितना है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे अब नीचे में 2 ले आना है। सी का कितना नंबर ऑफ मोल्स है, जितना है उतना से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। कितना है 3/2 इंटू 1/2 इंटू 3 इंटू 0.9 इंटू 0.8। लेकिन हमारा परसेंटेज कितना है 70% है, तो इसको 100 से डिवाइड करना है, 70 को 0.7 आएगा, तो यहाँ पे 0.7 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये क्या निकला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी आया। ठीक है, समझ में आया? तो ये था आपका ट्रिक था। अब आते हैं हम लोग टाइप 3 के सवाल करेंगे। ठीक है, कॉपी कीजिए। हाँ, ये रहा आपका टाइप 3 सवाल। ठीक है, टाइप 3 सवाल आइए करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था टाइप 3 के सवालों में, टाइप 3 के सवालों में क्या बताया था कि परसेंटेज यील्ड दिया रहेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दिया रहेगा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गिवन है, परसेंटेज यील्ड दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट निकालनी है। ठीक है, तो निकालते हैं। अब देखो यहाँ भी हम ट्रिक्स का यूज करते हैं, ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक्स वेरी इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बी का कितना है। अब यहाँ पे हम लोग टाइप 2 के सवालों में हम प्रोडक्ट साइड आते थे और यहाँ पे बोलते थे कि बी को देखना है, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। लेकिन जब टाइप 3 के सवाल हम करेंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड आ जाए। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में हम देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में बी का कितना है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 लिख लेना है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड आना है, बी का देखना है कितना इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, 1 लिख लेना है। सी का कितना है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो नीचे यहाँ पे 1 के नीचे 3 ले आना है, 3 ले आना है। ठीक है, सी का कितना अमाउंट दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है। परसेंटेज यील्ड कितना है 90%, इसको 100 से डिवाइड करना है, वही तरीका है। 100 से इसको डिवाइड करेंगे 90% को, तो 0.9 आएगा। इतना से यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, जो टाइप 2 में हम मल्टीप्लाई करते थे, इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब ऐसे डिवाइड कर लेना है। अब जैसा कि बताया था मैं, ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है, उसमें क्या होता था कि जो प्रोडक्ट का अमाउंट बना है वो अमाउंट नेक्स्ट स्टेप में रिएक्टेंट का अमाउंट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो अमाउंट होगा, इसका जो अमाउंट है, ये क्या बी रिएक्टेंट है, तो इसमें जस्ट अपोजिट होगा, इसका अमाउंट जितना होगा ये नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट का अमाउंट हो जाएगा। कितना है 1/3 है इंटू 0.9 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब ए का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ए का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो ए का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेना। बी का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो नीचे 2 ले आना। ठीक है, इसका जो अमाउंट इतना है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/3 इंटू 1/0.9। कितना परसेंटेज यील्ड है, 50% है, तो 50% को 100 से डिवाइड करो, कितना आएगा 0.5 आएगा, तो यहाँ पे 0.5 से डिवाइड कर लीजिए, 0.5 से डिवाइड कर लीजिए। ये क्या आ गया हमारा, ए का नंबर ऑफ मोल्स आ गया, ए का नंबर ऑफ मोल्स आ गया। ठीक है, अब ये सवाल नंबर 2 है, तो इसको मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ।
ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। ठीक है, ठीक है, तो बताइएगा आज का आपका वीडियो कैसा लगा। ठीक है, परसेंटेज यील्ड के ऊपर। ठीक है, जिन लोगों को डाउट है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।